जय हिंद दोस्तों, मेडल स्क्वाड आप सभी लोगों को साइंस एकेडमी 6th to 12th क्लास यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोगों ने कल बहुत ही बढ़िया ढंग से जो स्टार्ट किए थे 20 की दांत कहानी को, उसका अगला भाग 2 यानी पार्ट 2 लेकर आए हैं। हम लोगों ने कल कंप्लीट नहीं कर सके थे पूरा वीडियो। आज हम इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से जहां तक हो गया था उससे आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। कल हम लोगों ने देख चुके थे, जैसा कि आपको पता है कि दो परिवार की बात कर रहा है। एक सेन परिवार के बारे में इस कहानी में बात है, एक गिरधर लाल के परिवार। अभी देखिए इस सबका एंट्री नहीं हुआ था। गिरधर लाल कौन है, उसका पत्नी कौन है, मदन कौन है, इन सभी का एंट्री नहीं हुआ था कहानी में। सेन साहब का एंट्री हुआ था कहानी में, सेन साहिबा का एंट्री हुआ था, उसके 5 बेटी शेफाली, आलो, सीमा, रजनी और आरती का एंट्री हुआ था। और खोखा को हम देखे थे, उसमें कहानी में पिछले कक्षा हम लोगों ने देख सके थे। एक चमकीली चमचमाहट काली कलर की कार थी, मोटर कार। कैसी रंग की थी? काली कलर की। उसका दाम कितना था? 7,500। याद रखिएगा, यानी मोटर कार का दाम कितना था? 7,500। इसमें चमक ऐसी थी कि हम अपना चेहरा देख सकते थे, यानी हम अपना मुंह देख सकते थे इस कार में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि शेफाली, आलो, सीमा, रजनी, आरती उनकी 5 बेटियां थी। कैसे याद रखेंगे? देखिए, शेफाली, आलो और सीमा रजनी के साथ आ रही है। आ रही में जो ओ आकर आ रही है उससे याद रखिएगा आरती। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। वाकया मतलब घटना होता है, यानी एक दिन की घटना है कि सेन साहब और सेन साहब के कुछ दोस्त लोग ड्राइंग रूम में यानी मेहमान के रूम में गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे। जो उनमें एक साहब थे साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे, मतलब पत्रकार थे। और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे, ने वो जो थे अखबारनवीस पत्रकार थे, दूर के रिश्तेदार थे सेन साहब के। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोका से भी छोटा, यानी खोका से भी छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, यानी कुछ हरकत किया होगा पत्रकार का बेटा। और कुछ लोगों ने उनकी तारीफ कर दी, तो उससे प्रश्न पूछा गया, आपका बेटा स्कूल तो जाता होगा? तब देखिए, इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते हैं, पत्रकार महोदय अपने कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू कर दिया। उससे पहले ही सेन साहब ने शुरू कर दिया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वही बातें दोहरा कर वह थकते नहीं थे, लेकिन बार बार बात पे मैं खोखा को तो इंजीनियर बनाऊंगा, बिजनेसमैन बनाऊंगा, बार बार कह करके थकते भी नहीं थे, बोले जा रहे थे। ठीक, आगे देखते हैं। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। पत्रकार महोदय जो बैठे थे गप कर रहे थे, चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। वो पत्रकार महोदय बोला कि मैं चाहता हूं वो जेंटलमैन जरूर बने, और वो जो कुछ बने उसका काम है, और वह जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। यानी वो पत्रकार बोल रहे कि वो जो कुछ बने उसका काम है और उसको पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रशिक्षण का व्यंग पर ऐंठ कर रहे। देखते हैं ना आप लोग, हम लोग भी देखते हैं, जब कोई बढ़िया बात बोल देगा ना, किसी को कड़वा लग जाएगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ऐंठ कर रह जाएगा, बात को इधर उधर करने लगेगा, इनकार कर देगा। ऐसा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की। तब अचानक क्या देखा कि बाहर शोरगुल हो रहा है, कुछ हल्ला हो रहा है, तो सेन साहब उठकर जाने लगे। तो उनके मित्रों ने भी इच्छा की कि हम भी बाहर जाते हैं। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। सोफर मतलब ड्राइवर होता है। सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था, यानी जब वो बाहर सेन साहब आया ड्राइंग रूम से, तो देखा उसका ड्राइवर जो था एक औरत से उलझ रहा था, यानी बातचीत कर रहा था। और देखिए आगे क्या होता है। सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। वो जो औरत था उसके साथ 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। यानी बार बार जो बच्चा था सोफर की ओर, ड्राइवर की ओर झपटता था, पकड़ने के लिए दौड़ता था, मारने के लिए दौड़ता था।
सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। नहीं देखते हैं जब कोई ज्यादा अमीर लोग आ जाता है, बहुत ही डरावना शक्ल का, देख के ही लग रहा है सेन साहब को देख लीजिए कैसा लग रहा है, पूरा एकदम सहम गई औरत, पूरा डर गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। उस ड्राइवर तो उसने क्या क्या, मदन आ गया ना, मदन मदन की बात आ गया। यही मदन वो लड़का है, यही वह मदन लड़का है जो गाड़ी को छूने जा रहा था, देखने जा रहा था। देखिए बच्चा जब होता है, बच्चा को क्या पता रहता है किसका गाड़ी छूना है, किसका गाड़ी नहीं छूना है, किसका गाड़ी है। तो वो बच्चा था, देखने गया, गाड़ी को छूने गया, ड्राइवर क्या पकड़ा, धकेल दिया, धक्का मार दिया। तो जिससे कि वह मदन की मम्मी आई, यानी गिरधर लाल की पत्नी आई और ड्राइवर से बात कर रहा था कि ऐसा क्यों किया आपने, कि सेन साहब आता है। जब सेन साहब आता है तो सेन साहब को देखकर गिरधर लाल की पत्नी सहम जाती है और ड्राइवर बताता है कि ऐसे ऐसे कर रहा था, गाड़ी गंदा हो जाता। ठीक। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गए। मदन की माँ कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जो सेन साहब का चेहरा देख के, उसके होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयंत्र पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। क्या बोला, मदन की माँ, मदन मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसी हरकत ना करे। देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछता है व्यावोट कि यह कथन किसका है, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसी हरकत ना करे, किसने कहा, सेन साहब ने कहा। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। यानी जो धक्का दिया था ड्राइवर ने, उसके बाएं पैर के घुटने से खून निकल रहे थे, उसको पोंछते हुए चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया। पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया कि मदन के पिता क्या थे, किरानी थे। क्या थे मदन के पिता, किरानी। किरानी क्या होता है, जो हिसाब बारी रखता है, किसी चीज के किसी काम में हिसाब बारी रखता है, किरानी होता है। कौन थे किरानी, गिरधर लाल किरानी थे। ठीक, गिरधर लाल किरानी थे। उसके बाद आगे देखिएगा, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियां से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियां की ओर चले। यानी जो उसके दोस्त लोग आए थे, ड्राइंग रूम में बैठे थे, सीढ़ियां से उतर के अपने अपने गाड़ी की ओर चलने लगे। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। यानी सभी ने, उसके दोस्तों ने क्या देखा कि खोखा को गोदी में लिए हुए हैं सेन साहब और हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। यानी कि जो कोई कार के पीछे हम देखते हैं कि रेड कलर का बत्ती होता है, यानी बत्ती होता है, वो चकनाचूर हो गया था। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। यानी क्या बोला, संबोधित करते हुए नहीं, बताते हुए बोला बड़ा शरारती हो गया है कासू। अभी देखिए एक नाम आया कासू। कासू किसका नाम है, ये जो खोखा है ना, इसी का नाम कासू है। इसी का नाम क्या है, कासू। इस खोखा का ही नाम है कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। यानी सेन साहब बोल रहा है कि मोटर के पीछे अभी से पड़ा रहता है, इसकी इतनी दिलचस्पी है कि मैं क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है, यानी शायद इस बत्ती के अंदर आखिर क्या है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्त के साथ उनकी कार की ओर चले। यानी खोखा को जमीन पर धर दिया, वो दोस्तों के जो कार था, जो दोस्त उनसे मिलने आए थे, उसके कार की ओर चल पड़ा। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं। यानी जब वो बात बोल रहे थे तो भाव भंगिमा होता है कि उसके चेहरे की ओर देखते हैं और देखते हैं वो कैसा इस बात को फील कर रहे हैं या हम प्रकट करना चाह रहे थे। भाव भंगिमा की देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। यानी कि अगर देखते भी कि वो क्या चाह रहा है तो समझ नहीं पाता सेन साहब, ये भी शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए।
उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था। जब मिस्टर साहब ने पत्रकार साहब ने जाके देखा तो टायर अगला बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। नहीं लगा सेन साहब को, कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। ड्राइवर साहब को बोला, ड्राइवर को बोला कि थोड़ा पिछले चक्के को भी देख लो और पंप लाकर थोड़ा हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। बोला कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक तुम हवा भर दोगे, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबा का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। ड्राइवर ने बोला, काम तो कासू बाबा का ही पता लगता है, इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। जो मुखर्जी, बहुत सारे दोस्त बैठे थे एक साथ, तो उसमें मुखर्जी साहब थे। तो मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। यानी वह और पत्रकार महोदय के जो परिवार थे उसके साथ चल गए। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे हैं। जो सेन साहब थे और जो मिस्टर सिंह लॉन थे, लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे हैं। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी। यानी कि उसके पास अब आ गया था, इतना ज्ञान नॉलेज आ गया था कि हवा कैसे निकलता है, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में इसकी दिलचस्पी है। अभी भी सेन साहब को लग रहा है कि खोखा को इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही, यानी इसी तरह की बातचीत होती रही जब तक कि चक्कों में पंप ना हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। कह रहे कि इसी तरह की बातचीत चलती रही जब तक कि मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए, विदा नहीं हो गए। रुखसत से चले नहीं गए, रुखसत का मतलब विदाई होता है। सेन साहब अंदर लौटे तो बेड़ा मतलब होता है खाना बनाने वाला सेवक। खाना बनाने वाला सेवक बेड़ा को मदन के पिता गिरधर लाल को पता चल गया। मदन के पिता कौन है? गिरधर लाल। मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, यानी सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। यानी उसी के बगल में अहाटे था, वहां के एक कोने में अहाटे में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल को बोला कि बेड़ा को बुला लाओ, बेड़ा को बुला लाओ। जो खाना बनाने वाला सेवक होता है, बोला उसको बुला लाओ। और गिरधर लाल कौन था? किरानी था और सेन साहब के फैक्ट्री में ही काम करता था और मदन का पिता गिरधर लाल था। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। किस तरह? जैसे कि खून के जुर्म को खून न कर दिया हो, जुर्म न कर दिया हो, उसी तरह से कैदी की तरह आगे सेन साहब के सामने गिरधर लाल इस तरह से खड़ा था जैसे कि खून के जुर्म में कोई कैदी खड़ा हो। ठीक, सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, यानी बहुत शैतान हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। सेन साहब ने कहा, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। गाड़ी को गंदा किया तो वो अलग, उसके साथ ही ड्राइवर को मारने दौड़ा। बोल रहा है साहब कि ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपटता रहा। मेरे सामने भी उस मुझसे डरने के बदले और झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। निश्चय साहब ने कहा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। याद रखिएगा, किसने कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं? तो सेन साहब ने कहा। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम ही जानती ही हो। उसे मतलब कह रहा है उसकी हालत क्या होता, यानी उस टाइम वो सिर्फ तुम ही जानते हो।
उसे संभालने की कोशिश करो, यानी कह रहे मदन को संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। यानी धमकी दे रहा है गिरधर लाल को कि अगर फिर से ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो, यानी बोला तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सैनों का आरामदेह से अनगार गूंज गया। देखिए अक्सर बार होता है जब किसी का बेटा कुछ गलत ही कर देता है या कुछ कर देता है तो बहुत ही डर लगता है। जब उसके पिताजी गिरधर लाल वहां उसके घर गए क्वार्टर से वापस आके, तो मदन के चित्कार से, चिल्लाने की आवाज से सेन साहब को जो सियानगार था, सोने वाला जो रूम था वो गूंज गया। यानी मदन के चित्कार से सेन साहब का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। सेन साहब अपनी पत्नी से कहा गिरधर खुद समझदार आदमी है, कह रहे गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। यानी कि थोड़ा सा कान क्या छुड़िया बोल रहा है कि गिरधर लाल समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही उस लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, ये जो पीट रहा है यही दवा है मदन की। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं, यानी कि सेन साहब का मन कर रहा था कि कमबख्त का यानी मदन का खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसे ही लड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। कह रहा कि गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। सेन साहब बोल रहा कि अगर गिरधर लाल ऐसे ही उस पे अत्याचार में मारते पीटते रहे तो शायद ठीक हो जाए मदन। स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना, इसका हिंदी मीनिंग होता है बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना। माता सेन की नींद उचित गई थी। उन्होंने मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी। जो सेन साहब की पत्नी थी उसके चिल्लाहट से ज्यादा उसके जो बकबक चल रहा था सेन साहब का, उससे मतलब खींच आ रही थी। लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी, जो गुस्सा आ रही थी उसको भी मदन पर ही उतारी और बोला। देखिए सेन साहब की पत्नी क्या बोलती है, कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है। ये बोल रहा है कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, यानी मदन को बोल रहा है भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है, यानी कह रहा है खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था, यानी मदन का रोना रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सैनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। जो उसकी सिसकियां रोने के बाद जो बच्चा सिसकता है वो उसके सोने वाले रूम तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढम मामला हो गया, यानी फिर एक मामला उत्पन्न हो गया दूसरे दिन। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बगले के हाथे की बगल वाली गली में जा निकला, यानी खोखा बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। जो मदन था गली के आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। तब देखिए क्या होता है, बहुत ही मजेदार बात होने वाला है यहाँ पे। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, यानी खोखा ने जब देखा खेलते हुए तो उसका मन मचल गया। हंस कौओं की जामात में शामिल होने के लिए ललक गया। जो हंस कौ यानी तुलना किया है हंस और कौओं की जामात में जाने के लिए मन ललक गया खोखा का। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोग के साथ मदन से कहा, यानी जो आदत से लाचार था उन्हें उसका आदत ही था किसी तरह से अपने जब बहन को मारता पीटता था तो मदन से किस तरह से बात किया। देखिए क्या से बोलता है, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा, यानी बोल रहा है खोखा हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उर्ज नहीं थी, यानी दूसरे लड़कों की कोई खास आपत्ति नहीं थी, यानी उर्ज मतलब आपत्ति होता है। वो खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कम मंजूर हो सकती थी, यानी उसको मदन को मंजूर नहीं हुई ये बात। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। मदन ने कहा अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरे, यानी कह रहा है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पे बैठ। यानी वो भी एकदम मतलब कह सकते हैं पावरफुल लड़का था, रिटर्न जवाब कड़ा से दे दिया। कासू तेज में आ गया। वह इस उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कह दे। इस इतनी कम उम्र में 5-6 साल की
जो कासू है इतनी कम उम्र में अपनी बहनों पे और नौकरों पे हाथ चला देता था, हाथ चला देता था। ठीक, उसने आब न देखा ताब, यानी खोखा ने आब न देखा ताब मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, यानी मदन को एक घूसा दे दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था, यानी जो चोर डाकू गुंडा होने वाला मदन था वो कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा, दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। देखिए बच्चे जब क्या होता है, जब बच्चे आपस में लड़ते हैं और कई सारे बच्चे तो मजा लेता है, एंजॉय लेता है, आनंद लेता है, लड़ रहा है, वो कहेगा उसका सपोर्ट करेगा, वो उसका सपोर्ट करेगा, तुम हार रहे हो वो जीत रहा है, और लड़ा देगा, और सब मजा लेता है बगल में होके। तो इस लड़ाई स्टार्ट हो गई थी और बाकी सब बच्चे देख रहे थे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? बंगले के पिल्ले, जो बंगले में कुत्ते रहते हैं उसको पिल्ले कहा जाता है, और गली के कुत्ते की बीच की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शोर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला, यानी कासू भाग गया वहां से रोते हुए। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, यानी कि जब महल वाले और झोपड़ी वाले में लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले जीतते। क्यों जीतते हैं? कि जो झोपड़ी वाले भी लोग होते हैं महल वालों का ही सपोर्ट करता है, ताकि समझ सकते हैं कोई गरीब घर का आदमी जो है अमीर घर के बच्चों को ही बचाने के लिए हमेशा चाहता है। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ, उन्होंने ना तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, यानी अपने लीडर की भी मदद नहीं की, मदन की भी मदद न की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए, यानी सब भाग गए वहां से लड़ाई होने के बाद। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, यानी मदन घर लौटा नहीं, जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा, 8-9 बजे रात तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। जब भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, यानी मार खाना तो मामूली बात था, डेली का उसको लगता था, लेकिन आज उसको था कि आज की मार सब दिनों से अलग होगी। लेकिन उपाय ही क्या था? बचने का कोई उपाय नहीं था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। जो बातचीत मदन के पिता और मदन की माँ जो बातचीत कर रही थी उसे सुनने की कोशिश किया। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे, यानी गुस्सा नहीं कर रहे थे मदन के पिता। देखिए क्या होता है, बहुत ही मजा आने वाला। देखिए कैसे पिता अपने बेटे का सपोर्ट करता है। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यानी साहब ने गिरधर लाल को कहा कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। सेन साहब ने बोला कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, मदन की बातचीत वहां नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रही तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। जो बरामदे में चारपाई रखी थी उसके तरफ सोने के लिए जाने लगा तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया, यानी मदन का जो पैर था लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौकर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। देखिए कोई भी है, जब उतना नुक नुक कर वो घर गया, जब पता लगा कि पापा जी भी घर पे, तो डर गया मदन, पूरा ऐसे हाथ कर लिया कि अब तो मार पक्का लगने वाली है। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ, यानी कि निडरता के साथ, कायरता के साथ मार खाता था। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत खींच लिए। मदन सोचा अब तो मार लगने वाली है। मदन दांत खींच लिया कड़ा से कि अब तो पिटाई पड़ने वाली है। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया, यानी कि गिरधर लाल के चेहरे से नाराजगी का बादल हटक गया।
उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया, लपक कर गोदी में हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था, ये क्या हो गया? हम तो सोचे थे पिताजी मारेंगे, पूरा हक्का बक्का शौक हो गया। जो हम कल्पना कर रहे थे कि अब तो इसकी खैर नहीं, पिटाई लगेगी, लेकिन गिरधर लाल ने उसे उठा के गोदी में ले लिया। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। इन्हें मदन को याद भी नहीं है कि उसके पिता ने कब इस तरह से उसको प्यार किया था। सोचिए कैसा है, क्या बात हो गया जो अचानक उसको गोदी में उठा लिया मारने की वजह। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है गिरधर लाल को। क्या बोला देखिए गिरधर, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखौफा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा हा हा। इन्हें बोल रहा है कि बेखौफ खोखा के दो दांत तोड़े। कितने दांत तोड़े? दो दांत। ये देखिए बहुत सारा मतलब दूसरे टाइप का हो गया। अब देखिए इस फिगर से हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए जितना बात हम बोले इस फिगर से समझा देते हैं। मदन गया कार को छूने, ड्राइवर ने मदन जब कार को छूने गया तो ड्राइवर ने धक्का मार दिया और मदन गिर गया, उसको चोट लग गया। उसकी माँ आई, उलझ रही थी ड्राइवर से। सेन साहब जब बाहर आते हैं तो सेन साहब बोलते हैं मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे। एक घटना यहाँ हुआ। फिर देखिए सेन साहब क्या चाहते हैं कि उसका बेटा यानी जो खोखा है, खोखा का ही नाम दूसरा कासू है, चाहता है कि इंजीनियर बने या बिजनेसमैन बने। उसकी 5 बेटी है, शेफाली, आलो, सीमा, रजनी, आरती। याद रखिएगा। जब मदन गली में लट्टू नचा रहा था तो खोखा जाता है, बोलता है हम भी मतलब ये भी खेल में शामिल होना चाहता था, लेकिन मदन नहीं होने दिया। दोनों आपस में लड़ गए, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि खोखा के 2 दांत है। खोखा के कितने दांत हैं? दोनों दांत को मदन ने तोड़ डाला। यही था 20 का दांत, यानी 20 की तरह बोलता था। मदन ने दोनों दांत तोड़ डाला खोखा का। गिरधर लाल क्या थे? किरानी था। गिरधर लाल क्या था? किरानी था। ठीक, यहाँ साथ रखिएगा। कार का दाम कितना था? 7,500। कार का दाम कितना था? 7,500। कार का रंग कैसा था? काला। कार का रंग कैसा था? काला। इसमें यानी सेन साहब की कितनी पुतलियां थी? 5। पांचों की पांचों क्या थी? जीती जागती मूरत थी। आई होप द फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अभी 2 वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें एक बार ऑब्जेक्टिव सारा होगा और एक बार सब्जेक्टिव सारा होगा। जय हिंद, जय भारत।